आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक किया है। 39 क्वेश्चंस मेरे पेपर 1 में सही हुए हैं, 77 क्वेश्चंस पेपर 2। लास्ट के 12-15 दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से इन द सेंस ऑन एन एवरेज 9 to 10 आवर्स पर डे। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो लास्ट में रिटेन नहीं कर पाओगे, सब चीज़ ओवरवेलमिंग से लगेगा। इससे अच्छा है कि आप कंटेंट एक सोर्स सेलेक्ट कर लो, जहाँ से भी करना है आपको। मेरे लिए वो सोर्स एसिंग सोशियोलॉजी का चैनल था। मैंने एसिंग सोशियोलॉजी के नोट्स फॉलो किया था, उसको मैंने पढ़ा था। मैंने उनके 1 पेजर्स बनाए थे। लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। 1 पेजर्स इजीली क्रैक करना है तो वही पहले मैंने भी बोला, सेलेक्टिव कंटेंट प्लस मल्टीपल रिविजन्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उज्जवल कुमार गुप्ता है और मैं जेएनयू का छात्र हूँ। मैं सेकेंड ईयर मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, CSSS सोशियोलॉजी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक किया है। मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कैसे करना है, बस मैं अपनी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया है, व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी। तो मैंने 232 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें से ब्रेक करके बताऊँ तो 39 क्वेश्चंस मेरे पेपर 1 में सही हुए हैं एंड 77 क्वेश्चंस पेपर 2 में, यानी कि सोशियोलॉजी में सही हुए हैं। मेरे लिए जो काम किया है वो था पेपर 1। आप मेरे स्कोर से भी गेस कर सकते हो। पेपर 1 वाज द की फॉर मी टू स्कोर वेल। आप लोग चाहो तो पेपर 2 के भरोसे अगर बहुत अच्छा है 88 90 दैन इट्स गुड। बट हाँ, पेपर 1 अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो बोलूँगा पेपर 1 को आप स्ट्रॉन्ग करो। छोटे छोटे टॉपिक्स है, कुछ चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बट अगेन हमें प्रेडिक्टेबल पार्ट पे खेलना है। जो चीज़ हमें पता है कि ये सही हो सकती है, हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। सपोज़ कि मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों में ये लोग कितना भी घुमा के पूछे, चांसेस होते हैं कि हम 80% क्वेश्चंस इनमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ICT हो गया, ये सब प्रेडिक्टेबल पार्ट है। मैंने पेपर 1 कहाँ से किया है, तो पेपर 1 के लिए मैंने मेजरली कुमार भरत सर के फ्री की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसको फॉलो किया है। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, फ्री में उन्होंने यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखा है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। मैंने ICT नहीं किया था उससे, कम्युनिकेशन उससे नहीं किया था, और मैथ्स एंड DI मैंने कभी उधर से नहीं किया है। सैलोगिज्म, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ कुछ सेक्शंस मैंने किए हुए हैं। रीजनिंग मैंने पहले ही पढ़ रखी है, तो नंबर सीरीज़ वगैरह मुझे आता था पहले से ही, कह सकते हो, क्योंकि मैंने एक टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी। बाकी टॉपिक्स जो अलग हैं उसको मैंने कुमार भट्ट से कवर किए हैं। ICT, कम्युनिकेशन, ये मैंने KVS मैदान से पढ़ा था, बट वो आई थिंक अननेसेसरी है। अगर आप भरत सर से भी कर लो तो भी आई थिंक सफिशेंट है। एक्चुअली जब नया नया होते हैं आप इस प्रिपरेशन में, आपको लगता है कि बहुत ही टाइम है, कुछ भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, वो भी पढ़ लूँगा। मेरा भी उस तरह था कि अभी बहुत टाइम है, KVS मैदान को एकदम थोरली पढ़ूँगा। बट जब पढ़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जोश कम हो गया, फिर मैंने स्विच कर लिया। एंड अल्टीमेटली एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था, जो कि लास्ट टाइम जिसने JRF क्रैक किया था, तो उसने भी कहा था कि कुमार भास्कर सर का प्लेलिस्ट इनफ है। तो मैंने सीरियसली उसको पढ़ा नहीं था। उस टाइम पे मैंने काफ़ी पहले ही, एग्ज़ाम से लगता है सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे ही, मैंने पेपर 1 पहले स्टार्ट किया। पेपर 1 के नोट्स मैंने थॉरली बना लिए। सर ने जितना पढ़ाया, जो जो टॉपिक्स मैंने देखे थे, उसके नोट्स बना के मैंने उसको साइड में रख दिया। सेट मैंने लगाया था पहले। पेपर 1 का आप, मैं सजेस्ट करूँगा, आप कोई भी प्रिपरेशन करने के पहले आप सेट लगा के देख लो, PYQ आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना आपको वर्क करना है उसके ऊपर। पेपर 1 में मेरे इनिशियली 28-30 आ जा रहे थे। आई थिंक काफ़ी एवरेज स्कोर था वो, बट मुझे था कि मुझे इसको 35 क्रॉस करना ही है, तभी मेरा कुछ हो पाएगा। क्योंकि पेपर 2 का मुझे भरोसा नहीं था मुझ खुद पे कि पेपर 2 बहुत अच्छा होने वाला है। पेपर 2 ऑल्दो डिसेंट स्कोर है, 77 क्वेश्चन सही हो गए मेरे, बट पेपर 1 पे मैंने रिलाई किया था। मुझे मेरा टारगेट था कि मुझे अगर 28 अभी हो रहा है तो मुझे 35 प्लस करना ही है इसमें। उसके लिए मैंने वर्क किया था पेपर 1 के लिए। कुमार भरत, अल्टीमेटली आप उस पर रिलाई कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल दो पेपर 1 के लिए, तो आप लास्ट टाइम के टॉपर का एग्जाम्पल ले लो। 248 या 252 मार्क्स थे उसके। मेरी क्लासमेट है, उसके भी पेपर 1 में शायद 44 क्वेश्चन सही हुए थे। एक और मेरा फ्रेंड है जिसने JRF क्रैक किया था, उसके पेपर 2 में ओनली 70 क्वेश्चन थे, बट पेपर 1 में 41 क्वेश्चन थे, जिस कारण से उसका भी कैटेगरी यूज़ करके इनफैक्ट जनरल का भी कट ऑफ बीट कर दिया था उस लड़के ने। तो आप देख सकते हो, मेरे अनुसार से बहुत ही सही है पेपर 1 को मास्टर करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने किया था, वो मुझे बेनिफिट भी हुआ उसके थ्रू।
बात करूँ मैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा है। मेरा मानना है कि कंटेंट सेलेक्टिव होना चाहिए, बट मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो लास्ट में आप रिटेन नहीं कर पाओगे, सब चीज़ ओवरवेलमिंग सा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप कंटेंट एक सोर्स सेलेक्ट कर लो, जहाँ से भी करना है आपको। मेरे लिए वो सोर्स एशियन सोशियोलॉजी का चैनल था। उस पे दिवस भैया ने फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। 80% कंटेंट मैंने वहीं से फॉलो किया हुआ है। मेरा पूरा प्रिपरेशन लगभग फ्री था। बस एक जगह मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो थी एशियन सोशियोलॉजी की पीवाईक्यू वाली ऐप। उस पे भैया ने करीब 10,000 एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ दे रखे हैं। तो पीवाईक्यू वाले ऐप पे मैंने इन्वेस्ट किया था। मुझे जब मैंने लिया था उस टाइम मुझे 1 ईयर का 400 पड़ा था। अभी रेट शायद थोड़ा हाई है। वो आप देख लो, अगर आपको पीवाईक्यू की बुक लेनी है आप वो ले सकते हो, ऐप लेनी है ऐप ले सकते हो। ऐप वॉज़ गुड, ऐप में इंटरफेस सही है। अभी तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हुए हैं। उस पे आपको एक्सप्लेनेशंस जो दिए हैं भैया ने वो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब मैंने उन एक्सप्लेनेशंस को 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है। लास्ट के 2 या 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ के एक्सप्लेनेशंस मैंने 2 से 3 बार पढ़े हुए हैं। मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। इनफैक्ट एग्जामिनेशन के 2 वीक पहले तक या 1 वीक पहले तक जब मैं सेट लगा रहा था पीवाईक्यूज़ के, मेरे 55 क्वेश्चन सही हो रहा था आउट ऑफ 100। इट वॉज़ अ पैनिक मोमेंट फॉर मी। उस वक्त मैंने बस यूनिट 3 यानी यूनिट 1 पढ़ रखा था। वो भी मैंने दिवस भैया से पूछा था कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से पहले करने चाहिए। तो भैया ने कहा था कि यूनिट 1 एंड यूनिट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो दोनों कर लिए थे। बाकी के यूनिट्स मेरे बचे हुए थे। मैं सेट लगा रहा हूँ, मेरे 55 क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब मेरे पास टाइम भी बहुत नहीं था, 10 दिन का टाइम बचा था क्योंकि सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे तो बीच में पढ़ नहीं पाया था। 19 को मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं। बीच में 5-6 दिन की गैप मिली थी, तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था और लास्ट के 12-15 दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। अच्छे से इन द सेंस ऑन एन एवरेज 9 to 10 आवर्स पर डे। तो अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ के करना है तो ठीक है, बैठो भाई 10 घंटे, इफ़ यू कैन एंड इट्स वेरी गुड। 10 घंटे एक ही चीज़ पर पढ़िए आप बैठ करके। पेपर 1 मैंने पहले से कर रखा था। लास्ट में मैं सेट लगा रहा था, मैंने नोट्स को रिवाइज़ किए, सेट लगा रहा था, मेरे 38-40 क्वेश्चन सही हो जा रहे थे, तो उसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट था। लास्ट में मैंने बस एक दिन पेपर 1 को रिवाइज़ करने के लिए लगाया है। बाकी के अगर आप मुझसे पूछो कि लास्ट के 20 दिनों में कितना टाइम मैंने पेपर 2 को दिया है, तो 20 में से 18 दिन मैंने पेपर 2 को दिया हुआ है, 2 दिन पेपर 1 के पीछे। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने एशियन सोशियोलॉजी के नोट्स फॉलो किए थे, उसको मैंने पढ़ा था। मैंने उनके 1 पेजर्स बनाए थे। लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है 1 पेजर्स। बुक्स एंड क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी का आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको उन्हें याद करना ही होगा। मुझे क्रोनोलॉजी याद करनी थी, बुक्स एंड ऑथर्स के नेम याद करने थे, मैंने निमोनिक्स बनाए, बहुत सारे निमोनिक्स बनाए। ऑल्दो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि निमोनिक्स अपने ही बनाए निमोनिक्स मैंने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ नहीं किया, टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि मैंने बनाए थे तो कुछ याद था। उसके बेसिस पे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। अब आप लोग कहोगे कि दिवस भैया से मैं पर्सनल मेंटरशिप ले रहा था, एक्चुअली वो मेरे ही सीनियर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान बहुत ही प्रोफेशनल है। उनसे एक बार मैंने इनडायरेक्टली दुर्खीम की नोट्स मांगने की कोशिश की, बट वो पेड बैच का पीडीएफ है तो भैया ने इनडायरेक्टली मना ही कर दिया। तो कोई पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिला है मुझे, पूरी तैयारी मेरी खुद की थी। भैया से बस मैंने ये पूछा था कौन से यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भैया ग्रुप में भी बता देते हैं जनरली कि यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 यूनिट 4 ये चारों करो, उसके बाद बाकी के यूनिट्स जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एंड मोमेंट पे भी हो जाते हैं। बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप एंड मोमेंट पे उतना लोड लो, कुछ भी हो जाता है एंड मोमेंट पे। मेरे केस में थिंग्स वेंट क्वाइट स्मूथ, ऑल्दो मेरे साथ भी एक केस हुआ था, मुझे 2 दिन ट्रैवल करना पड़ गया था क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा सेंटर पटना पड़ गया था, मेरा होम टाउन। तो 2 दिन ट्रैवलिंग के कारण मेरा वेस्ट हो गया था। तो एंड मोमेंट पे ये सब होना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। एट द एंड मैं एक ही बात बोलूँगा, ईजिली क्रैक करना है तो वही पहले मैंने भी बोला है, सेलेक्टिव कंटेंट प्लस मल्टीपल रिविजन्स, दैट्स द की। यही कि इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया था सीयूटी के टाइम पे। ऑल्दो सीयूटी पीजी के टाइम पे जब मैंने जेएनयू क्रैक किया था उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट बना लिया था। मैंने उस टाइम नितिन सिंघानिया, इग्नू के पीडीएफ्स, हर जगह से मैंने बहुत सारा, मतलब अभी भी मैं मेरे पास रखे हुए वो सारे नोट्स। मैंने सोचा था लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करूँगा नेट के लिए, टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सारे नोट्स हैं वो मेरे पास। वो
काम नहीं दिया। हाँ, उस टाइम जैसे तैसे करके मतलब बस जेएनयू मेरा हो गया था। तो उस टाइम बहुत सारे सोर्सेज़ को फॉलो करने के कारण शायद ऐसा हुआ था। इस बार मैंने लिमिटेड कंटेंट रखा था। मैं एक सेफ स्कोर पे हूँ, एनसीक्यू आया, मैं उसी टाइम रिलैक्स हो चुका था। ये अगर मैं कैटेगरी अपनी यूज़ करूँ ओबीसी, तो आराम से 220 अभी तक हाईएस्ट स्कोर है। अगर आप जनरल हो, आप 230 को एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। तो उस वक्त मैं आंसर की आने के साथ ही एश्योर्ड था कि चलो इस बार हाई चांसेस है कि जेआरएफ हो ही जाएगा मेरा। एंड या इट वर्कड। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो जेएनयू का लड़का है, तो जेएनयू का लड़का तो निकालेगा ही, वहाँ तो पढ़ाई होती है। तो भाई साहब, मैं सीरियस एकेडमिशियन नहीं हूँ। मैं बेयर मिनिमम करने वाला इंसान हूँ। बहुत ही कम, जितने कम में मैं एग्ज़ाम्स में एक डिसेंट सा ग्रेड ले आऊँ, मैं उतना ही पढ़ता हूँ, ठीक है? बहुत ही कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूँ मैं। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि मेरे जो आर्टिकल्स है या रीडिंग्स है वो सब बिल्कुल काम नहीं आए। सेमेस्टर 3 में मेरे स्टैट्स का एक कोर्स ही था पूरा, स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंसेस। तो उसके थ्रू मेरा यूनिट 2 का 80% सिलेबस कवर हो चुका था। जब मैंने नोट्स उठाए तो मुझे लगा 80% चीज़ें इसमें पढ़ी हुई है। बट अगेन, हाँ, आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स मिले हुए हैं, आप कहीं से भी फॉलो कर लो। हाँ, एक और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ करके एक हमारा कोर्स था, बट हाँ मैंने पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो, ज़रूरत नहीं थी उतनी करने की। इग्नू चाहो तो आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप इग्नू फॉलो कर सकते हो, ईपीजी पाठशाला फॉलो कर सकते हो, बाकी नोट्स है ही। एक और चीज़ मैं अपने दोस्तों को कहता था कि भाई तुम 220 लाओ या 260, जेआरएफ का अमाउंट सेम ही रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा आप एम्बिशियस हो कि नहीं मुझे 100% चाहिए ही, इट्स गुड, वो होना चाहिए। बट हम लोग का होता है कि बेयर मिनिमम, मैंने कहा ना, बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, पैसे उतने ही मिलने वाले। सो डैट वाज फ्रॉम माय साइड। अगर आप कहो तो मैं पेपर 2 के ऊपर एक इन्हेंस्ड बता सकता हूँ कि कैसे मैंने प्रॉपर्ली फॉलो किया था। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।